Hello students, welcome to lecture number 20 of MT201. So we start with 6.3 in this lecture, which is about solutions about singular points. By solutions we mean series solutions, and we will mainly focus on second order homogeneous linear differential equations. So that means the homogeneous part suggests that this R of x is identically 0. So this is actually our general form. We'll carry it out from our last lecture 6.2, where we studied solutions about ordinary points, and this is actually its standard form, in which you divide this a2x over both sides of the differential equation, and then you get this form, and this form is called standard form. So सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सीरीज सॉल्यूशंस का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो आपके पास यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर के लिए है. Series solutions are only for homogeneous linear ODEs, and more specifically I will only focus on सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस, बिकॉज सेकंड ऑर्डर को जो कैलकुलेशंस हैं वो एक्चुअली कंपैरेटिवली इजी हैं, लेकिन ये है कि जब व्हेन वी मूव ऑन टू हायर ऑर्डर जस्ट लाइक 3 और 4 ऑर्डर, थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड एंड वी डोंट वांट दैट. एंड इन दिस कोर्स वी विल ओनली फोकस ऑन सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ओडीज. लेकिन ड्रॉबैक सीरीज सोल्यूशन का ये है कि ये सिर्फ होमोजीनियस के लिए वर्क करते हैं, और इसमें लीनियर भी होनी चाहिए और होमोजीनियस भी होनी चाहिए, तो फिर आपके पास उसका सीरीज सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और आप इंश्योर करवा सकते हैं कि वो देख सकता है. सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज़ एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट. मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ हम कहाँ से हमने जो है ना वो स्टार्ट लिया था. तो इफ़ दिस इज़ एक्चुअली आवर डिफरेंशियल इक्वेशन y double prime minus x y equals to 0, and you consider another differential equation y equals to 0, right? So if you see these two differential equations, so apparently वो थोड़ी सिमिलर लग रही हैं, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है. उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको सीरीज सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से देखें तो दीज आर नॉट सिमिलर एट ऑल. कैसे कि इफ़ यू सी दैट दिस इज़ एक्चुअली ऑलरेडी इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दैट मीन्स हियर p of x is 0, q of x is actually minus x. कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ y प्राइम इज़ 0, सो दैट मीन्स p of x इज़ 0 एंड q of x इज़ माइनस x. और आपको पता है कि अगर आप देखें कि x इक्वल टू 0 को अगर कंसीडर करें, ऑल्दो कि आपके पास इसमें हर फाइनाइट पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है, लेकिन यह कि मोर स्पेसिफिकली जो आपके पास सिंस x इक्वल टू 0 है वो इसमें जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है. लेकिन अगर आप ये इसको देखें तो पहले आपको इसको x को डिवाइड करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. और अगर आप अब इसमें देखें तो p ऑफ x तो अगेन इसमें 0 है, लेकिन q ऑफ x जो है वो आपके पास 1/x है, राइट? एंड हियर दिस actually is undefined at x equal to 0, so that means is an ordinary point, and x equal to 0 here in this differential equation is a singular point. So that is why I said that if you are studying series solutions, and these two differential equations are very different, because here x equal to 0 is actually a singular point, and here every finite value is our ordinary point. So in particular x equal to 0 is also an ordinary point. So ये तो थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया कि आपके पास इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, और दूसरा ये है कि इसमें जो है वो ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है. सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. So for the sake of 6.3, which is about solution about singular points, we need another classification of singular points. Singular points में एक तो ये है ऑर्डिनरी पॉइंट, ये सिंगुलर पॉइंट, लेकिन सिंगुलर पॉइंट में फर्दर हम इस p ऑफ x और q ऑफ x की बेस पे
जिस तरह हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की बेस पे ये क्लासिफिकेशन की थी ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड सिंगुलर पॉइंट्स, तो अब हम इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे वो आपके पास कुछ इस तरह की होगी कि ये आपके पास सपोज करेंगे पी ऑफ एक्स, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, these were our p of x and q of x. So based on these we ordinary points and singular points, we divide differential equations, homogeneous linear differential equation of second order into ordinary points and singular points based on ordinary points and singular points which actually were related to p of x and q of x, right? ये हमने किया था। अब हम फर्दर जो है ना इन्हीं की बेस पे जो है सिंगुलर पॉइंट्स को फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे और वो आपके पास होगी रेगुलर और इरेगुलर। कि आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स में कोई हमें ज़रूरत नहीं है, उसमें तो सीरीज सोल्यूशन वर्क करता है, वो हमने पीछे थ्योरम देख लिया था। लेकिन 6.3 में हम देखेंगे कि हम आपके पास जो हमारा फरबीनियस मेथड है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए वर्क करता है। तो सिर्फ सो बेस्ड ऑन दिस पी ऑफ एक्स क्यू एक्स वी नीड अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सिंगुलर पॉइंट्स। वो क्लासिफिकेशन क्या है? वो ये है कि आपके पास रेगुलर और इरेगुलर, और वो क्या हैं कि इफ़ सपोज यू हैव अ सिंगुलर पॉइंट, राइट, सो दिस इज़ योर सिंगुलर पॉइंट। इस सिंगुलर पॉइंट को हम रेगुलर कहेंगे अगर आपके पास ये हम हर पी ऑफ एक्स और कैपिटल क्यू ऑफ एक्स के कारस्पॉन्डिंग जो है ना स्मॉल पी एक्स और क्यू एक्स कंस्ट्रक्ट करें by multiplying with linear factor and quadratic factor of the about this x equal to x naught, right? और अगर ये स्मॉल पी एक्स और स्मॉल क्यू जो दोनों एनालिटिक हो जाएं तो आपके पास रेगुलर होगा, और अगर ये है कि आपके पास एनालिटिक ना हो तो ये सिंगुलर पॉइंट हो गया। सिंस वी आर मेनली फोकसिंग ऑन सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोएफिशिएंट फंक्शंस एज पॉलिनोमियल्स, तो आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स अगर पॉलिनोमियल्स होंगे तो इनको एक्चुअली देखना बहुत इजी है कि आपके पास ये स्मॉल पी एक्स कारस्पॉन्डिंग जो होंगे ये आपके पास क्या कहते हैं ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होंगे या ये आपके पास एनालिटिक कब होंगे कब नहीं होंगे। हमने सिंपली देखना है कि स्मॉल पी स्मॉल क्यू क्या अनडिफाइंड है या डिफाइंड है। Why? Because p of x and q of x polynomials, and for polynomials it is easy to see whether a polynomial is singular or not, right? So let me give you an example. हमने अभी पीछे एग्जांपल एक देखी थी, वो क्या एग्जांपल थी कि आपके पास y डबल प्राइम x प्लस y इक्वल्स टू 0 था, राइट? तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया which was this one, and here we can easily see that x equal to 0 is a singular point. So now we want to see that if x is equal to 0 is regular or irregular. Now we further want to classify whether this x equal to 0 according to this definition is regular or irregular. तो आपने क्या करना था, यहाँ पे p of x क्या था, p of x आपके पास 0 था, q of x आपके पास 1 over x है, राइट? तो आपने मल्टीप्लाई किसे करना है, पी ऑफ एक्स से लीनियर फैक्टर x माइनस एक्स नॉट इज़ 0, राइट? सो दैट मीन्स x से मल्टीप्लाई करना है आपने पी ऑफ एक्स को, तो स्मॉल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x टाइम्स कैपिटल पी ऑफ एक्स विच इज़ 0 एंड q ऑफ x इज़ आपने उसी को x स्क्वायर कर देना है, उसी फैक्टर का स्क्वायर करके। सो व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम्स x. नाउ इफ यू सी दैट एट x इक्वल टू 0 p of x is also defined and q of x is also defined. So that means our p of x, small p of x and small q of x corresponding to this singular point are both analytic. Why can we say they are analytic? Because they are defined. If they are polynomial and they are defined, they can always be represented by a power series by using simply आप वो क्या कहते हैं टेलर सीरीज अप्लाई कर दें। आपको पता है हर फंक्शन की टेलर सीरीज एग्जिस्ट करती है एज लॉन्ग एज इज इनफाइनली डिफरेंशिएबल। और इनफाइनली डिफरेंशिएबल कब होगा? जब आपके पास वो जो है वो उसमें कोई डिसकंटिन्यूटीज़ ना हो। तो इसलिए अगर आपने देख लिया कि डिसकंटिन्यूटीज़ नहीं है तो इसका मतलब हम उसको बाय यूजिंग टेलर सीरीज
या मैक्लॉरेन सीरीज़ हम उसको, अगर वो x इक्वल टू 0 है तो मैक्लॉरेन सीरीज़, अगर x इक्वल टू 1 2 -1 -2 इस तरह के कोई पॉइंट्स हैं अदर देन 0 तो हम उसको टेलर सीरीज़ से उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज डिफाइंड, राइट, दे आर इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब है कि हम टेलर सीरीज़ से उनको ऑलवेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ में, तो एनालिटिक होंगे। तो इसका मतलब है कि रादर दैन लुकिंग एट वेदर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इनफाइनाइट सीरीज और नॉट, वी जस्ट नीड टू लुक वेदर दीज आर टू डिफाइंड और अनडिफाइंड एट दैट particular point. So that particular singular point is x equal to 0. At x equal to 0, p of x is always 0 and q of x is x. So that means this is everywhere defined. तो हमने क्या देखना है कि आपके पास p of x और q of x जो हैं वो स्मॉल p of x दोनों एनालिटिक हैं एट x equal to x नॉट, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों डिफाइंड हैं, तो हम x की जो मर्जी इधर वैल्यू पुट करेंगे ये ऑलवेज डिफाइंड रहेगा। सो small p small q are analytic, so that means x is equal to 0 is a regular singular point. ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना वो हम देखेंगे कि आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और अगर ये यहाँ पे भी 1/x आ जाता तो x इक्वल टू 0 पे वो अनडिफाइंड हो जाता तो ये इरेगुलर हो जाता है, राइट। उसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी एंड further a little bit difficult example. So ये आपके पास एक further example है classification of singular points, right? So it should be clear that x equal to 2 and x equal to -2 are singular points. Why? Because when you convert this differential equation into standard form, what do you get is plus 3x minus 2 over x square minus 4 square y prime plus y over 5 over इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा था कि आपने अगर इस a2x को जो जनरल फॉर्म में a2x यहाँ पे ये है, इसको a2x के ज़ीरोज़ फाइंड कर लें तो वो जो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो आपके पास पॉसिबल सिंगुलर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। सो we'll let's replace those factorized polynomials instead of this compact form. सॉरी, यहाँ पे पास y भी था तो y भी आएगा is equal to 0. So that means x minus 2 is cancelled with this x, and what you get is y prime 3 over x minus 2 and x plus 2 का square and x minus 2 का square x plus 2 का square y equal to 0. So हम देख सकते हैं कि इसमें p of x क्या है। p of x आपके पास कैपिटल p of x ये है, कैपिटल q of x ये है, और ये दोनों x इक्वल टू 2 पे ये x इक्वल टू 2 पे ये 0, x इक्वल टू -2 पे ये 0। सो दैट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 पे ये दोनों जो हैं ये सिंगुलर पॉइंट है, राइट। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर है। सो हाउ डू वी डू दैट? आपने क्या करना था, आपने इसके कारस्पोंडिंग लीनियर फैक्टर x माइनस x नॉट क्या बनेगा, इसके कारस्पोंडिंग x -2 बनेगा, इसके कारस्पोंडिंग x प्लस 2 बनेगा, राइट। सो लेट्स चेक फॉर x इक्वल टू 2 फर्स्ट, x इक्वल टू 2, सो कारस्पोंडिंग x2 ये होगा। तो हमने स्मॉल p कंस्ट्रक्ट करना था, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है अपने कैपिटल p ऑफ x को। तो आपके पास क्या आएगा, जब x2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर के, राइट। और स्मॉल q ऑफ x क्या आएगा,
आपने इसी फैक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है कैपिटल के फैक्ट से। तो जब ये वाला ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स प्लस 2 स्क्वायर। अब हमने देखना है कि x इक्वल टू 2 पे ये दोनों डिफाइंड है कि अनडिफाइंड। आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पे ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्मॉल p एंड स्मॉल q are actually analytic at x equal to 2, which is actually was our singular point. So this singular point is regular. So x equal to 2 is regular. अच्छा, अब यही अगर हम काम जो है वो उसके लिए करें x इक्वल टू -2 के लिए, तो फिर क्या होगा? सो इफ़ x इक्वल टू -2, सो दैट मीन्स x प्लस 2, राइट। सो स्मॉल p आपके पास क्या आएगा? आपने x प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक दफ़ा ये पावर कैंसिल आउट होकर नीचे क्या आ जाएगी? x माइनस 2 x प्लस 2, और स्मॉल p क्या आएगा? स्मॉल q x प्लस 2 से आपने के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/x माइनस 2 का स्क्वायर, राइट, प्लस 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब x इक्वल टू -2 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, बिकॉज दिस गोज टू 0, सो दैट मीन्स 3/0 समथिंग thing over 0 is undefined. So that means that x equal to -2 it is undefined. It is not undefined, but this is undefined. तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी अनडिफाइंड हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो एनालिटिक नहीं है। तो जब ये इनमें से एक भी एनालिटिक नहीं है तो दोनों एनालिटिक होना ज़रूरी है। तो इनमें से एक भी एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -2 इज़ इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो इस तरह जो है वो आप स्मॉल पीस कैपिटल पी से स्मॉल पीस कैपिटल पी से आपने सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और फिर उनके सिंगुलर पॉइंट्स के कारस्पोंडिंग आपने फैक्टर लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आपने देखना है कि अगर वो स्टिल एनालिटिक हैं तो वो आपके पास रेगुलर होगा, जो कि ये केस है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। यहाँ पे x इक्वल टू -2 पे ये अनडिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, लेकिन एटलीस्ट अगर एक भी उनमें से अनडिफाइंड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो इरेगुलर है। तो ये तो 3G क्लासिफिकेशन आपके पास रेगुलर और इरेगुलर पॉइंट्स की। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फ्रोबेनियस मेथड। So here is our main topic of this 6.3, the method of Frobenius, या इसको Frobenius method भी कहते हैं। To solve a differential equation 1 about a regular singular point, तो हम इरेगुलर के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। यही रीज़न थी कि हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट की। सिंगुलर पॉइंट की जो फर्दर पी कैपिटल और पी और कैपिटल क्यू के बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन की थी वो क्या थी? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर। सो द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस डज नॉट वर्क फॉर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सो इट ओनली वर्क फॉर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो 1 आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि 1 इसमें क्या थी? 1 आपके पास यही वाली थी जो इसकी जनरल फॉर्म थी, a2xy डबल प्राइम प्लस a1xy प्राइम प्लस a0xy इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये थी जी आपकी 1। तो इसका आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन इंश्योर करवाया था बाय यूजिंग दिस फ्रोबेनियस थ्योरम, and it is named after this Ferdinand Georg Frobenius, which was a German mathematician. Theorem 6.3.1 Frobenius theorem. If x equal to 0 is a regular singular point, so that is the very first condition. कि आपने पहले चेक करना है कि जिसके अबाउट आप सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं क्या वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं। इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन 1, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1। 6.2 में हमें एग्जैक्टली दोनों सोल्यूशन मिल जाते थे, लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि ये हमें सिंगुलर पॉइंट के तो रेगुलर के एरिया में हमें सोल्यूशन दे देता है, लेकिन उनमें से कहता है कम से कम एक सोल्यूशन मिल जाएगा, दोनों की श्योरिटी नहीं है। आपको दोनों का जो है ना सोल्यूशन 2 मिलना, क्योंकि हमें 2 चाहिए होंगे ना। ये डबल प्राइम का मतलब ये है कि हमें अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए एक y1 चाहिए होगा, एक y2 चाहिए होगा, जो कि बेसिस बनाएंगे हम फिर c1 प्लस c2 करके इसका हम जो है ना वो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हमें इनमें से एक की श्योरिटी देता है ये थ्योरम, दोनों की नहीं देता। दोनों भी मिल सकते हैं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट एक ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक भी मिल सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब है कि या तो 2 मिल सकते हैं या एक मिलेगा। तो जब एक मिलेगा दूसरे को कैलकुलेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
वो हम देखेंगे भी, लेकिन यह कि अगर हमें दोनों मिल जाए तो हम वी आर वेरी लकी। तो इसमें आपके पास कौन सी सीरीज़ का सोल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर r और सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n। ये तो वही वाली सीरीज़ है जो हमने पीछे कंसिडर की थी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर ये वाला आ जाएगा। जब ये एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड होगा तो ये इसमें ऐड होकर n प्लस r हो जाएगा। इसका मतलब हमारी सीरीज़ इस तरह की होगी जिसमें एडिशनली r एक वैल्यू आ रही होगी, जो इसको हम इंडेक्स कहेंगे। फिर r इज़ ए कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड, हम इस r की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें डबल जो है ना वो टास्क है, दी सीरीज़ विल कन्वर्ज एटलीस्ट ऑन सम इंटरवल, तो किसी ना किसी इंटरवल पे वो कन्वर्ज लाजमी करेगी। अच्छा, तो अब क्या है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, कि ये आपके पास जी हमारी एग्जांपल है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखना है कि x इक्वल टू 0 इज़ ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, y लेट मी शो यू y, बिकॉज y प्राइम प्लस 1/3x y प्राइम माइनस 1/3xy equals to 0. So this is our capital. So our capital P is 1/3x and capital Q is minus 1/3x, right? तो इसमें हमने देखना है कि x इक्वल टू 0 तो कन्फर्म जो है वो इनका सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन ये रेगुलर है कि इरेगुलर है। अगर आप x को x माइनस 0 के स्क्वायर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास 1/3 आ जाएगा, जो कि स्मॉल p के इक्वल होता है। इसको आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -1/3 और x ऊपर आ जाएगा, ये स्मॉल क्यू के इक्वल है। अब x इक्वल टू 0 पे ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 इज एक्चुअली अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बिकॉज स्मॉल p एंड स्मॉल क्यू आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0 और इन अदर वे दे आर डिफाइंड, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन उन्होंने बता दिया कि जी y इस तरह का सोल्यूशन होगा। अगर तो आपके पास उसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू, इसलिए आपकी ऑलवेज ट्राई होनी चाहिए कि मैं x इक्वल टू 0 को शामिल करूं, क्योंकि फिर वो x माइनस एक्स नॉट की जगह पे सिर्फ x की पावर n आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x की पावर n प्लस 1। सो इसका मतलब है कि जब हम सीरीज़ देखेंगे n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस r, राइट। और फिर हमें ज़ाहिर बात है इसके वो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज डबल एंड सिंगल डेरिवेटिव्स आर इन्वॉल्व्ड। ये आपके पास 1 से स्टार्ट होगी क्योंकि 0 पे ये डिफाइंड नहीं होती, और यहाँ पे पावर जो आएगी वो n प्लस r आएगी और यहाँ पे n प्लस r माइनस 1। और इसी तरह जो y डबल प्राइम आएगा वो आपके पास समीशन 2 से स्टार्ट हो जाएगा और सी n प्लस r n प्लस r माइनस 1 और x की n प्लस r माइनस 2, राइट। तो ये हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिया। ऑफ कोर्स वही वाला प्रोसीजर है जो हमने पीछे फॉलो किया था, सिर्फ इसमें सीरीज़ चेंज हो गई है और इसमें r फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम इस स्टेप तक जाएंगे। तो इसका मतलब है हमने ये y की जगह पे ये आ जाएगी, y प्राइम की जगह पे ये, और y डबल प्राइम की जगह पे ये। तो उसके बाद हमारे पास क्या फाइनल फॉर्म आएगी। So here's what we get after inserting y double prime, y prime and y. तो आपके पास y डबल प्राइम की जगह पे आपके पास ये वाली सीरीज़ आ गई, n इज इक्वल टू, ओह सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो r आ गया, तो अब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे भी तो r माइनस 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप n इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं सबको। उसकी रीज़न यह है कि x की कोई नेगेटिव टर्म नहीं आ रही, x की स्टिल पॉजिटिव, अगर r पॉजिटिव है तो स्टिल पॉजिटिव ही रहेंगी अगर n 0 हो भी जाएगा, राइट। लेकिन वहाँ पे जब r मिस था, फॉर एग्जाम्पल अगर r यहाँ पे मिस है तो 0 पुट करेंगे तो x की पावर 1 माइनस 1 आएगी, विच इज़ नॉट अलाउड। सो दैट इज़ द रीज़न वी डिड दैट एंड हेयर वी कैन परस्यू विदाउट इट। तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव 3, इसमें x था, x आपके पास एड अप हो गया तो n प्लस r माइनस 2 की जगह n प्लस r माइनस 1 रह गया, ये एज इट इज़ आ गया और साथ में माइनस r आ गया, राइट। सो माइनस y, सॉरी y की जगह पे ये आ गई। अब इसमें क्या है कि ये तो सेपरेट आ गई, अब इसमें x की n प्लस r माइनस 1 है
पावर भी सेम है और इंडेक्स भी सेम है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करते थे, समीशन ऐड हो जाता था, पावर बाहर आ जाती थी, और उसके बाद n प्लस आर माइनस वन और n प्लस, ये कॉमन है। जब इसको कॉमन करेंगे तो आपके पास इधर से क्या आएगा, n प्लस आर माइनस वन, और इसमें ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3n माइनस वन 3n प्लस 3r, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3n प्लस 3r माइनस 3। फिर आप जब इसमें से आपने इनमें से और इसमें से n प्लस r, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन की, और ये चीज़ अब ये नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पास कॉमन करने के बाद यहाँ से तो ये चीज़ आ जाएगी, और तो ये -3 था, ये -3 था, तो यहाँ से आपके पास +1 आएगा, तो ये -2 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि जब हमने ये 3 चीज़ें कॉमन की, कौन कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो आपके पास सिर्फ यहाँ से ये फैक्टर रह गया, और यहाँ से +1 रह गया, 3n प्लस 3r माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इसमें भी कॉमन है, इसलिए हमने कॉमन किया उसको। तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये एज इट इज़ आ गई। अब आपने देखना है कि इसकी पावर और इसकी पावर डिफरेंट है, राइट। n इजिकल टू 0 करेंगे तो ये r माइनस 1 से स्टार्ट हो रही है, n इजिकल टू 0 करेंगे जो r से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने वही वाले इंडिसेस r को छोड़ के इंडेक्स जो है वो n पे अप्लाई कर देना, क्योंकि हमारा जो समीशन है वो n पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे r के अलावा जो बाकी टर्म है वो k इज इक्वल टू r आ जाएगा। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1। तो ये इसका मतलब है कि n k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k प्लस r प्लस 1, और यहाँ से आपके पास 3k प्लस 3r और +3 है, तो वो वाला +3 और ये -2, ये आपके पास +1 रह जाएगा, 3 प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 टू n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू n, इधर आ जाएगा ना, इन्फिनिटी सी के एक्स के प्लस आर, सॉरी यहाँ पे x की पावर k प्लस 1 था, तो k प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे भी k प्लस आर आ जाएगा। तो पावर्स तो सेम हो गई, अब इंडेक्स भी सेम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थी n माइनस 1 इज इक्वल टू k, सॉरी ये हमने ऑलरेडी की हुई है वैल्यू कैलकुलेट, n माइनस 1 r इज इक्वल टू k। तो n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1, राइट। सॉरी यहाँ से हमने एक मिस किया चीज़, वो ये है कि हमने इंडेक्स जो है वो आपके पास पहले हमने उसकी x की पावर सेम करनी थी। तो यहाँ से x की पावर सेम करने के लिए क्या है, यहाँ पे x की पावर स्टार्ट हो रही है r माइनस 1 से, यहाँ से r से। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से जो है वो एक पावर आपको n की जगह पे जब 0 रखेंगे तो r माइनस 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस r माइनस r, तो 1 1 से कैंसिल होकर ये भी r से स्टार्ट हो जाएगी, ये r से स्टार्ट हो रही है, ये भी r से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम जो हाईएस्ट पावर थी उसे एक हम एक्सपेंड कर लें, तो एक्सपेंड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी, सॉरी x की पावर r, ये हमने कॉमन किया है, इसकी जो आपके पास 3r माइनस 2 c नॉट x माइनस 1 प्लस, अब हम इसको जो है ना n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास n प्लस r 3n प्लस 3r माइनस 2 cn x n प्लस r माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू 0, सॉरी मैं हमने x और कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ पे
एक्स की एन रह जाएगा। अब देखें एन इज इक्वल टू ज़ीरो, एन इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो एक्स ज़ीरो से स्टार्ट होगा, एन इज इक्वल टू वन स्टार्ट करेंगे तो एक्स वन से स्टार्ट होगा। अब हम एक्स आर को कॉमन करने के बाद हम यहाँ से अब के इज इक्वल टू एन माइनस वन कर लेंगे, यहाँ के इज इक्वल टू एन कर लेंगे, राइट। तो वो करने के बाद जो हमारे पास टर्म आएगी वो मैं आपको इधर, सो हेयर वी हैव दैट टर्म कि आपने जब एक्स एन की जगह पे के प्लस वन पुट किया और यहाँ पे एन की जगह पे के पुट किया तो आपके पास ये के इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ये भी के इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने सी एन एक्स की पावर के कॉमन किया, सॉरी यहाँ पे सी के आ जाएगा, यहाँ पे के प्लस आर प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे थ्री के प्लस थ्री आर प्लस वन आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन प्लस वन, ठीक है जी, सॉरी माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन, सी के प्लस वन ये वाला, राइट। तो एक्स के कॉमन किया, समीशन कॉमन किया, बीच में बाकी ये रह गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो थी, हमने इसको भी इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अच्छा, यहाँ से अब हमें एक इंडिशियल इक्वेशन भी मिल जाएगी। इंडिशियल इक्वेशन का क्या मतलब है कि जहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइए देखें, ये इक्वल टू ज़ीरो है, आपको पता है ये सारा पॉलिनोमियल के सामने। तो पॉलिनोमियल इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो या फाइनाइट हो, अगर वो ज़ीरो के इक्वल टू होगा, सॉरी अगर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो और वो ज़ीरो के इक्वल हो तो उसके एक्स के सारे कोएफिशिएंट ज़ीरो होने चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स का ये वाला कोएफिशिएंट भी ज़ीरो होगा और इसमें से इधर में से ये वाला कोएफिशिएंट, सॉरी ये वाला इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे आर 3r माइनस टू सी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो मिला और यहाँ से हमें ये सी के प्लस वन इज इक्वल टू सी के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया और बाकी हमने ये वाला नीचे डिवाइड कर दिया, 3k प्लस 3r प्लस वन, राइट। यहाँ पे अब सी नॉट की वैल्यू आर्बिट्रेरी है तो आप कोई भी ले सकते हैं, ज़ीरो लेंगे तो आपके पास ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। हम कोई इसके नेक्स्ट ईजीएस्ट कन्वीनियंट वैल्यू लेते हैं, वो सी इज इक्वल टू वन है बिकॉज सी नॉट वाज आर्बिट्रेरी। सो यहाँ से हमें 3r माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन, इंडिशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से हमें इंडेक्स के रूट्स मिलेंगे आर के, ठीक है जी। तो आर की यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई 2/3, तो आर की ये दो वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू आपने इसमें पुट करेंगे तो यार यहाँ से वैनिश हो जाएगा, ये वाली पुट करेंगे तो वैनिश हो जाएगा। एक आर की ज़ीरो वैल्यू, एक आर की 2/3 वैल्यू, दोनों के लिए आप कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो सो फॉर आर इज इक्वल टू ज़ीरो वी गेट फ्रॉम दिस सी के प्लस वन कोएफिशिएंट दिस वाल, आर की जगह पे 2/3 पुट किया तो यहाँ पे सिर्फ सॉरी ये 3r था तो ये 2/3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल होकर ये 2 + 1 3 के प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास k प्लस r प्लस 1 से क्या आएगा, r की वैल्यू 2/3 पुट की तो 2/3 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/3, फिर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गई। इसी तरह अगर आप r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k प्लस 1 3k प्लस 1, इसका मतलब हमें r की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ck प्लस 1 से दो डिफरेंट कोएफिशिएंट की टर्म्स मिल गई, रिकरेंस रिलेशंस मिल गई। इन रिकरेंस रिलेशंस के मुताबिक कारस्पोंडिंग आपने वही काम करना जो हमने पहले किया था। वो क्या था कि आपने इसमें k किस कहाँ से वेरी हो रहा था, 0 से 100, तो 0 k इज इक्वल टू 0 1 2 करेंगे तो आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये पैटर्न अगर आपके पास फैक्टोरियल्स वाला और इस तरह का अगर सी एन की टर्म में अगर ना भी मिले तो आप उसकी पहली कुछ टर्म्स भी लिख लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि हम ऑलवेज जो है ये ट्राई करेंगे कि आपके पास जो है वो हमें जो है ना वो एग्जैक्टली सी एन की टर्म भी हमें मिल गई, लेकिन अगर मिल जाए तो वो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें ना, ये 8 टाइम्स 2 है तो इसमें 2 फैक्टोरियल्स टाइम्स 5 टाइम्स 8 किया हुआ है, राइट। ये वो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है। सी नॉट की वैल्यू जब पुट की तो वो 5 एक्स्ट्रा आ गया, 8 ये आ गया, 2 फैक्टोरियल को आपने 2 फैक्टोरियल लिख किया। फिर इसी तरह जब ये वाली नीचे वैल्यू आएगी तो आपने ये 5 8 और साथ में 11 आ गया, 3 का 2 फैक्टोरियल से साथ मिलकर 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। इसी तरह 3 फैक्टोरियल का 4 से मिलके 4 फैक्टोरियल मिलेगा बन जाएगा, सो ऑन ये चलता जाएगा। तो आपके पास इसकी जो टर्म बन रही है 5 फर्स्ट टर्म, 8 सेकंड टर्म, 3 उसकी ये वाली टर्म, तो इसको आप जनरलाइज करेंगे तो आपके पास ये 3n+2 बनेगी। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो सीरीज़ होती है वो आप एक्स 5 8 11
14। ये अरिथमेटिक सीरीज़ होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस आर टाइम्स n माइनस 1। ठीक है जी, ये उसकी nth टर्म होगी। इसमें a जो है वो पहली टर्म है, r जो है वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 3 और n माइनस 1, राइट। तो ये आ जाएगा 3n माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2। तो इस तरह आपने nth टर्म कैलकुलेट कर ली अगर आपको गिवन हो कुछ स्टार्ट की कुछ टर्म्स। इसी तरह आप 1 4 7 से भी करेंगे तो आपके पास 3n माइनस 2 आ जाएगी। तो cn की दोनों आपने टर्म्स कैलकुलेट कर ली। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है। पहले C2 की वैल्यू आई, उसमें C1 इंक्लूड है, तो आपने पीछे से C1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो ये सारी C नोट्स में वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक हमें एक यहाँ से मिल जाएगा सोल्यूशन, एक यहाँ से मिल जाएगा, सिंपल। और वो दोनों ऑफ कोर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मैं आपको भी उसकी रीज़न भी बताऊँगा। सो यहाँ पे y1 सोल्यूशन मिल गया, y2 सोल्यूशन मिल गया। y1 में क्या था कि हमने ये वाले जो किसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आए थे, r की वैल्यू 2 और 3 से, तो x की r को जब सेपरेट करेंगे तो आपके पास अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। इस तरह x0 ये बाहर आ जाएगा और ये x0, यहाँ पे r की वैल्यू 3/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x की पावर 2 और 3 और x0 और उसने k की, जब आप c के, सॉरी ये इधर नहीं, मैं इसका जो सोल्यूशन होगा वो बैक इधर से आएगा। अच्छा, तो cn x की n प्लस r था, तो अगर x की r को बाहर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 से cn और x की पावर n। तो वही हमने उसको किया, तो x की पावर हमने सेपरेट किया हुआ है और इसकी पहली टर्म उसने एक्सपेंड की हुई है क्योंकि वो आपके पास किसी फार्मूले में नहीं आ रही। वाई बिकॉज इफ़ n इज इक्वल टू 0, c नॉट इज़ आर्बिट्रेरी, और c नॉट की आपके पास वैल्यू जो है वो हम सब में जो है ना वो 1 फिक्स कर सकते हैं। तो c नॉट क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन है तो यहाँ पे भी कॉमन है, ये पीछे नहीं हुआ। पिछले जो हमने ऑर्डिनरी पॉइंट के अराउंड जब सोल्यूशन फाइंड किया था, ये तब ऐसा नहीं हुआ कि दो डिफरेंट सोल्यूशन आए और ये दोनों में सी नॉट कॉन्स्टेंट आए। पहले उस हमने देखा था कि इसमें सी नॉट आ रहा था, दूसरे में C1 आ रहा था, तो फिर हमने दोनों कॉन्स्टेंट को साथ साथ ही रखा सी। लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम है तो हम उसकी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं 1। तो जब 1 फिक्स करेंगे तो ये C नॉट 1 आ जाएगी, बाकी फिर आपने 1 इक्वल टू 1 C1 से स्टार्ट करके तो ये C1 का आगे ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो क्योंकि C नॉट का इनसे कोई रिलेशन नहीं है तो इसलिए उसने एक एक टर्म एक्सपेंड की है। तो हमें इस तरह यहाँ से दोनों सोल्यूशन मिल गए। तो ऑफ कोर्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज द पावर ऑफ x आर डिफरेंट। तो ये हमें इस तरह दो सोल्यूशन मिल गए और ये हमें दो सोल्यूशन मिल गए हैं, लेकिन हमें फ्रोबेनियस मेथड एक इंश्योर करवाता है कि एटलीस्ट एक मिलेगा, एट मोस्ट दो भी मिल सकते हैं। तो इस केस में हम लकी थे तो दोनों मिल गए हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं फिर हम। सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखें कि सबसे पहले तो हमें कोई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ढूंढना है, राइट। तो हमारी ऑलवेज प्रेफरेंस होगी x इक्वल टू 0। लेट्स से व्हाट वी गेट हियर कि आपके पास जब हम कैपिटल P है आपके पास क्या आएगा 1 प्लस x ओवर 2x, राइट, एंड कैपिटल Q क्या आएगा 1 ओवर 2x। ऑफ कोर्स x इक्वल टू 0 इज़ ए सिंगुलर पॉइंट क्योंकि इधर अनडिफाइंड हो रहे हैं। अब क्या x इक्वल टू 0 रेगुलर है कि नहीं, अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x ओवर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो स्मॉल p है वो आपके पास क्या बन रहा है x टाइम 1 प्लस x ओवर 2 और यहाँ पे स्मॉल q है वो x ओवर 2। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस। इसका मतलब है कि ये भी x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, ये भी x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। सो x इक्वल टू 0 इज़ आवर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो इसका मतलब है कि वी कैन सपोज दिस सीरीज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की n प्लस r इज इक्वल टू y, राइट। अब हमने वही करना है, इसके दो डेरिवेटिव कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके पास क्या आएंगे। सो 2x, ये x की पावर इसमें ऐड होकर n प्लस r प्लस 1 सॉरी -2 आएगा यहाँ पे, -2 प्लस 1 -1, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, 2 आ गया ये वाला 1 प्लस x, इसमें एक दफ़ा 1 की टर्म आएगी, एक दफ़ा x की टर्म आएगी। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का प्राइम आ जाएगा एज इट इज़,
x मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें n प्लस आर माइनस 1, ये प्लस 1 होगा तो ये आपके पास n प्लस आर रह जाएगा, राइट। इस तरह y की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। सो ये हो गया। इसके बाद आपके पास क्या करते हैं हम देखते हैं कि आपके पास x की वैल्यू n की वैल्यू के लिए सेम पावर से स्टार्ट हो रही हैं। ये भी n प्लस आर है, ये भी n प्लस आर है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हम स्ट्रेट अवे पहले इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो इनको कंबाइन करेंगे तो सी एन बाहर आ जाएगा, x के n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ n प्लस आर रह जाएगा। और यहाँ से n प्लस आर, यहाँ से 1, तो n प्लस आर प्लस 1, ठीक है जी। ये जो ना ये डिफरेंस से स्टार्ट हो रही है, n इक्वल टू 0 करेंगे तो ये r माइनस 1 से स्टार्ट हो रही है, और n इक्वल टू 0 करेंगे तो ये भी r माइनस 1 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर x को r को बाहर ले जाएंगे तो ये भी x माइनस 1 से स्टार्ट हो रही है, और ये जो है ये आपके पास x 0 से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपको इनमें से इनमें से जो है ना एक टर्म को एक्सपेंड करके इसकी इक्वल करना पड़ेगा। वो करेंगे तो सॉरी, जिस तरह ये दो एक्सपेंड कंबाइन हो रही थी क्योंकि सेम पावर थी, सेम समीशन था, ये ऐड हो गई। इनकी भी ये सेम पावर है, सेम समीशन है, तो ये दोनों भी ऐड हो गई, ठीक है जी। इन दोनों में कॉमन क्या है, n प्लस आर, सी एन एक्स के n प्लस आर माइनस 1 और समीशन। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2n प्लस 2r माइनस 2, तो यहाँ से माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, राइट। 2n प्लस 2r माइनस 2 प्लस 1, तो ये माइनस 1 आ गया, राइट। सो ये आपने इन दो को कंबाइन करके ये टर्म आ जाएगी, इन दोनों को कंबाइन करके ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि उनके समीशन भी सेम है, उनकी पावर्स भी सेम है। तो आप ऐड एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों पे फर्दर नहीं कर सकते, क्योंकि जब n 0 से स्टार्ट करेंगे तो x और अगर कॉमन कर लिया हमने तो n 0 से स्टार्ट करेंगे तो यह माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप एक टर्म एक्सपैंड करना पड़ेगी। x और कॉमन किया, इसकी एक टर्म एक्सपैंड की, तो आपके पास ये दो टर्म आ जाएंगी, राइट। सो ये आपके पास आपने दोनों उनकी एक पावर एक्सपैंड की, फिर आप वो सेम पावर से स्टार्ट हो रही हैं, फिर आपने x की पावर को k के इक्वल कर दिया, डमी वेरिएबल पैरामीटर न्यू इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहाँ की n हो जाएगा, यहाँ की n जो है वो k प्लस 1 हो जाएगा। वो करके आपके पास इन दोनों की पावर्स भी सेम होगी, इनकी आपके पास समीशन भी सेम होगा, तो फिर आपने इन दोनों को फर्दर ऐड करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म आ गई, राइट। अब ये जो है ये फर्दर इक्वल टू 0 है, और हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब समीशन में 0 हो तो उसकी आपके पास कारस्पोंडिंग जो कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। ये 0 तब होगी जब ये 0 होगा, राइट। तो ये 0 हो गया, यहाँ से हमें इंडिशियल इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि x की पावर r तो 0 हो नहीं सकता। 2r माइनस 1, सी नॉट को अगेन आप आर्बिट्री कांस्टेंट कोई 1 साइन कर देंगे, तो r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/2। इसी तरह यहाँ से हमें c के प्लस 1 का एक्सप्रेशन मिलेगा, और वो आपके पास जो है वो क्या होगा, k प्लस r प्लस 1 टाइम्स सी के ओवर यहाँ पे k प्लस r प्लस 1, 2k प्लस 2r माइनस 1 और सी के ऑलरेडी है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से सी के प्लस 1 का आ जाएगा इंडिशियल इक्वेशन। अब आपने r इक्वल टू 1 के लिए एक दफ़ा इसको कंप्यूट कर लेना है, एक दफ़ा r इक्वल टू 1/2 से एक्सपेंड कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो सी के प्लस 1 के दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, जिस लाइक वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। सो r इक्वल टू 1/2 के कारस्पोंडिंग ये एक्सप्रेशन आएगा। आपको k प्लस 1/3 जो है ना वो 3/2 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर और नीचे के, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये एक्सप्रेशन r इक्वल टू 1/2 के थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, इसमें सिम्प्लिफिकेशन जरूरी नहीं है, और r इक्वल टू 0 के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, 17 के कारस्पोंडिंग k 0 1 2 आप पुट करेंगे तो आपके पास ये कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, और c नॉट बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का, तो सो अल्टीमेटली -1 की पावर n आ जाएगा। c नॉट एज इट इज़ आ रहा है, नीचे आपके पास 2 की पावर n और n फैक्टोरियल आ रहा है। यहाँ पे k आपके पास 1 3 5 सो 2n-1 आ रहा है, और इसको आपने 1 3 5 7 से सो ऑन करते हुए ये वाली टर्म कैसे फाइंड करनी है, वही जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने दी थी, a प्लस r टाइम्स n-1 वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन डिफरेंस। और इसमें कॉमन डिफरेंस कौन सा है, 2 वाला, 1 + 2 3 3 + 2 5 3 5 + 2 7, राइट। तो अब
इसमें भी सी नॉट अगर आपको याद हो, इंडिशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने सी नॉट को अगेन 1 सपोज किया था, राइट। ये वाली x-1 का कोफिशिएंट आ रहा था ये वाला, यहाँ से सी नॉट आर्बिट्रेरी था, सी नॉट को जीरो तो कर नहीं सकते थे क्योंकि सारा कुछ जीरो हो जाना था, तो सी जीरो को हमने 1 वैल्यू साइन कर दी। 1 वैल्यू साइन करने के बाद इसका मतलब है कि ये सारी सी नॉट्स जो हैं ये 1 हो जाएगा, और बाकी जो है ना C1 से जो है ना ये वाले कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो ये सी नॉट इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग अब सोल्यूशन आएगा। सो फाइनल सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, फॉर r इज इक्वल टू 1 तो आपके पास x की पावर r बाहर आ गया, n इज इक्वल टू 0 के लिए एक्सपैंड कर लिया क्योंकि वो सिर्फ C0 आएगा और C0 की वाली 1 है, और C1 से आपके पास ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह ये C1 से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला आएगा x की पावर, आपने जो है ना वो 1/2 यहाँ पे भी ऐड की, इसको इधर से भी मल्टीप्लाई किया तो ये इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। तो आप जो है ना ये पहली वाली टर्म को इग्नोर करके सिर्फ आप दूसरी वाली टर्म को रख सकते हैं। तो सॉरी, ये x की पावर 1/2 आएगा। यहाँ से आप जो है ना इस समीशन को कंबाइन कर सकते हैं, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2 की पावर n फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x की n पावर 1 + 2 हो जाएगा। अब इसमें n को 0 के लिए एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 की पावर 0 1, x की पावर सिर्फ 1/2, तो x की पावर 1/2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है कि हम रादर दैन राइटिंग दिस इन दिस फॉर्म वी कैन कंपैक्ट दिस वी कैन मर्ज दिस फर्स्ट टर्म इनटू द समीशन, एंड आपके पास उसको हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं समीशन को, इस तरह 1-2 टर्म हम साथ में मर्ज भी कर सकते हैं। तो हमने मर्ज किया और उसका n 0 से स्टार्ट हो गया। इस पे अगर आप अप्लाई करेंगे क्या कहते हैं रेशो टेस्ट, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो इसका जो कन्वर्जेंस है वो सिर्फ x पॉजिटिव के लिए, x नेगेटिव के लिए इसकी कन्वर्जेंस नहीं है। और r इक्वल टू 0 का कॉरस्पॉन्डिंग ये सोल्यूशन आएगा, वेर सी एन इज दिस, और सी नॉट प्लस 1 है, और सी फर्स्ट टर्म एक्सपैंड करके C1 को, अब इसमें हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसको एज इट इज़ रहने दिया। इस पर रेशो टू अप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटरवल कन्वर्जेंस ये आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल सोल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये तो था प्रोसेस आपके पास कैसे कैलकुलेट, और इसमें भी हमें 2 सोल्यूशन मिल गए, दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है ऑफ कोर्स बिकॉज पावर ऑफ एक्स आर डिफरेंट। तो दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट भी सोल्यूशन मिल गए और 2 मिल गए, हमें कुछ ये नहीं हुआ कि हमें सिर्फ 1 मिला है, क्योंकि फॉरबेनियस मेथड जो है सिर्फ एक सोल्यूशन इंश्योर करवाता है। सेकंड जो है वो आपने खुद कैलकुलेट सेकंड जो है वो आप कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यह कि वो इट इज़ नॉट इजी टू कैलकुलेट दैट। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी एन एग्जांपल फॉर दैट कि आपके उस केस में क्या होगा। सो here we have an example in which we'll get only one solution. सो इसमें आपके पास क्या है कि ज़ाहिर बात है हमने पहले देखना है कि इसमें जो है वो हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। सो पी एक्स इज़ 0 एंड कैपिटल Q ऑफ x इज़ 1/x। तो इसका मतलब जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ 0 रह जाएगा। सो स्मॉल x इज़ 0, स्मॉल पी एक्स, स्मॉल क्यू एक्स आपके पास, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। सो दीज टू आर डिफाइंड। सो x इक्वल टू 0 इज़ सिंगुलर पॉइंट बट इट इज़ रेगुलर पॉइंट। सो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 के कारण अबाउट यहाँ पे हम बाय यूजिंग फैब्रिनियस थ्योरम इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब आपने वही करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करके इसमें पुट करना है। सारा कुछ करने के बाद जब आप उस स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपके पास इनिशियल इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी, और इसमें r के 2 रूट्स हैं, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1। r इक्वल टू 0 पुट करेंगे आपके पास तो कोएफिशिएंट सेम आएंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कोएफिशिएंट सेम आएंगे, और वो कोएफिशिएंट जो है वो आपके पास कुछ इस तरह का होगा, -1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब r इक्वल टू 0 के लिए पिछली 2 एग्जांपल में हमें डिफरेंट सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स मिले थे, लेकिन अगर जब आप इसमें करेंगे, इस वाली एग्जांपल में ये आप खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप करेंगे तो आपके पास r इक्वल टू 0 के लिए भी यही कोएफिशिएंट मिलेगा, r इक्वल टू 1 के लिए भी यही मिलेगा। मैंने किया हुआ है, लेकिन यह कि आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम हियर, सो लेट्स leave it to you as a homework. So when you find coefficient expressions and put r equal to 0 and r equal to 1 and then k की वाली 0 से स्टार्ट होकर सो जब हम करेंगे जो हमने पिछली एग्जांपल्स में किया है, तो जो हमें पैरामीटर सेट मिलेगा वो दोनों के लिए यही मिलेगा। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि दोनों जब पैरामीटर्स
सेट सेम मिला है तो हमारे पास कारस्पोंडिंग सोल्यूशन सेम होगा। सो इस कारस्पोंडिंग आपके पास सोल्यूशन ये वाला हो जाएगा, राइट। समेशन सी एन की जगह पे ये आ जाएगा, एक्स की एन प्लस 1, राइट, बिकॉज आर इक्वल टू 1 इसमें करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आर इक्वल टू 0 करेंगे तो वो भी सेम आएगी। तो कोएफिशिएंट सेम है तो आपके पास कारस्पोंडिंग जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास सिर्फ ये वाला आ जाएगा। और ये एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन जो है ना वो आपको नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली इस एग्जांपल में, क्योंकि फरबेनियस थ्योरम सिर्फ एक सोल्यूशन इंश्योर करवाता है, एटलीस्ट एक सोल्यूशन। वो 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन ये एग्जांपल ऐसी है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, और इसको आप जो ना इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं, एंड आई एम लीविंग दैट अप टू यू। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है हमारे पास? सो नेक्स्ट हम क्या हम करेक्टराइज कर सकते हैं किसी तरह कि आपके पास कब आपको 2 सोल्यूशन मिलेंगे और कब आपके पास 1 मिलेगा। तो दिस टॉपिक इज़ अबाउट दैट, एंड वी विल डिस्कस 3 डिफरेंट केसेस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आर। इंडिशियल इक्वेशन की बेस्ड पे जो रूट्स आएंगे उसके कारस्पोंडिंग हमारे पास 3 केसेस हैं। तो आपके पास जो पहला केस है वो क्या है? पहला केस कहता है कि R1, अगर आपके पास जो 2 इंडिशियल रूट्स आए हैं R1 और R2 और वो दोनों डिफरेंट है, और उनका जो डिफरेंस है R1 माइनस R2 वेयर R1 इज़ ग्रेटर देन R2, ज़ाहिर बात है अगर वो डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से डिफरेंट है तो उनमें से एक दूसरे से बड़ा होगा। जो बड़ा हुआ R1 अगर बड़ा है तो R1 माइनस R2 अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा तो आपके पास दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने दो एग्जांपल देखी थी जिसमें 2 सोल्यूशन आए थे। एक में क्या आ रहा था, R की वैल्यू 2/3 और R1 की वैल्यू 2/3 और R2 की वैल्यू 1, तो उसमें 2/3 - 1, तो ये एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखिए, उसमें R1 की वैल्यू आ रही थी 1/2 और R2 की वैल्यू आ रही थी 0, तो 1/2 - 0 R 1/2, सॉरी 1/2, और दूसरी वैल्यू क्या थी? यस 0 थी। तो 1/2 - 0 ये भी जो है ना पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, और उन दोनों केस में हमें 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल गए थे, और वो इस फॉर्म के होंगे R1n + R1n + R2। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या है? ये केस हम देख चुके हैं पहली 2 एग्जांपल में, और हमें वाकई 2 सोल्यूशन मिले थे, राइट। व्हाट इज़ आवर सेकंड केस? सो आवर सेकंड केस इज़ इफ़ R1 एंड R2 डिस्टिंक्ट, इसमें भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और जो डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो आपके पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमें इंश्योर हो गए। लेकिन अगर वो पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं आएगा तो उनके 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन तो मस्ट एग्जिस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास कारस्पोंडिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो है वो सेकंड ऑर्डर है, और उसके 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन तो मस्ट एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन हम एक कैलकुलेट कर पाएंगे उसमें से, ये हमने मेथड अभी देखा भी है कि हमारे पास जो इंडिशियल रूट्स आ रहे थे वो 1 - 0 आ रहा था, तो आपके पास 1 आ रहा था लास्ट एग्जाम्पल में। ये देखें, एक 1 और एक 0 ग्रेटर ये है, तो 1 - 0 1 विच इज़ एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर। सो वी आर इन दिस केस, और इस केस में आपके पास एक सोल्यूशन तो इस तरह का मिलेगा R1, जो भी आपके पास कैपिटल वैल्यू होगी वो R1 होगी। इसीलिए हमने ये रीज़न थी कि यहाँ पे हमने x की पावर n + R1 रखा, फिर R1 इज़ 1, कारस्पोंडिंग 0 नहीं रखा, क्योंकि उसके R = 0 के कारस्पोंडिंग जो सोल्यूशन है वो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें इस फरबेनियस मेथड से नहीं मिलेगा, वो इस फॉर्म का होगा CY1 of x ln x। तो ln x को आपने c कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके y1 इधर रख देना है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन यह कि ये हमें नहीं मिल रहा। फरबेनियस मेथड सिर्फ एक मेथड इंश्योर करवा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन आ गया तो आप उससे सेकंड सोल्यूशन ड्राइव नहीं कर सकते। उसका ये पहला पार्ट तो कर सकते हैं y1 को ln x से मल्टीप्लाई करके, लेकिन यह कि ये वाला bn कहाँ से आएगा, यही तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक सोल्यूशन मिला था, और ये R2 के कारस्पोंडिंग आएगा, और ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाए फॉर एग्जांपल लास्ट केस में। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने ये 2 लिख दिए हैं तो ये 2 मिलेंगे भी हमें। इनमें से एक मिला था फॉर एग्जांपल लास्ट वाले में, दूसरा जो है R1 के कारस्पोंडिंग R1 इज़ ग्रेटर देन R2, और दूसरा जो था वो हमें नहीं मिला, वो आपके पास इस फॉर्म का होगा। और ये फॉर्म हम यहाँ तक तो ठीक है, C भी ठीक है, C एज इट इज़ आ जाएगा, y1 ऊपर से नीचे आ जाएगा, ln x आ जाएगा, लेकिन ये bn कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? इसलिए हमें सेकंड सोल्यूशन जो है वो इंश्योर नहीं होता, जो जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल। तो केस 2 में सेकंड सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग फरबेनियस मेथड। फर्स्ट में हमने देखा था कि हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए थे बाय यूजिंग फरबेनियस मेथड। तो हम बता सकते हैं कि आपके पास कब आपके पास जो है वो दोनों सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे।
आपने इंडिशियल इक्वेशन फाइंड की, दो रूट्स फाइंड किए, उनमें से जो बड़ा है उसको में से छोटे को माइनस किया, जो आपके पास अगर वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शन आ रही है, तो आपके पास वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैंने दो लाजमी फाइंड करने हैं। लेकिन अगर वो पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो आपको पता है कि अल्टीमेटली एक ही एग्जिस्ट करेगा, दूसरा मैं फ्रोबेनियस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। इस तरह केस 3 जो है, जब आपके पास ये दोनों रूट सेम हो जाएंगे। सो हियर वी हैव केस 3। व्हाट इज इट अबाउट? इट्स अबाउट इफ R1 एंड R2 आर इक्वल, दोनों सेम आ जाएं। इसमें थे डिफरेंस, रूट डिफरेंट आए और उनका जो डिफरेंस है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे है कि उनका डिफरेंस वो डिफरेंट तो हों, लेकिन उनका डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे है कि उनका डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा जब वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो देन उसके भी दो लीनियर सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे ऑफ कोर्स वन के, क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो तो मस्ट करेंगे। लेकिन हम फ्रोबेनियस मेथड से सिर्फ एक ही कैलकुलेट कर पाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, y1 टाइम्स ln x, इसमें कॉन्स्टेंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और जो है दूसरा bn के कारस्पोंडिंग जो है यहाँ पे भी R1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये R2 के कारस्पोंडिंग आपको ना मिल रहा हो। तो बड़े रूट के कारस्पोंडिंग इसमें मिल रहा था और सेकंड फ्रोबेनियस मेथड से सेकंड जो है ना वो हमें नहीं मिल रहा था, तो उसमें फर्स्ट टर्म हम कैलकुलेट कर पाते थे। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें फर्स्ट टर्म तो y1x को ln x से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, लेकिन यह कि ये वाली जो है वाली टर्म bn हम ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे इस फ्रोबेनियस मेथड से। तो इसका मतलब है कि ये अगर पहला केस होगा तो हम फ्रोबेनियस मेथड हमें दोनों सोल्यूशन दे देगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फॉर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। लेकिन ये है कि अगर ये दो इंडिशियल R1 और R2 की बेस पे ये दो केसेस आते हैं, इन दो केसेस में आपके पास वो एक तो इंश्योर करवाएगा, दूसरे कारस्पोंडिंग आपके पास आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेट कब कर पाएंगे, वो कौन सा मेथड है, वो आपके पास उसके लिए हैवी ड्यूटी जो है ना वो कंप्यूटर का यूज़ चाहिए, इसलिए वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर आई गेस। यस, तो इसमें फाइनल रिमार्क्स कुछ इस तरह के हैं कि आपके पास हम डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इधर इन जनरल फॉर्म और इन स्टैंडर्ड फॉर्म को हम फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आवर एक्स नॉट इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। उसके बाद ये देखा था कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ इंडिशियल रूट्स R1 माइनस R2 इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, सो आपके पास रिकरेंट सोल्यूशन से हमें जो है वो एक सेम ही कोएफिशिएंट मिलेंगे, तो उसके कारस्पोंडिंग एक ही सोल्यूशन मिलेगा, जो कि हमारे पास ये केस सेकंड केस है। इसमें हमें दोनों मिल जाएंगे। और जो है कि R जो है वो आपके पास सोल्यूशन होता है इंडिशियल इक्वेशन का, तो वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ज़ाहिर बात है R1 और R2 जो रूट हैं वो कारस्पोंडिंग किसके रूट्स हैं, एक डिफरेंशियल एक सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी R में, उसके रूट्स होंगे, तो वो उसके रूट कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। वो केस हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। और उसके बाद है कि अगर x इक्वल टू कोई ज़ीरो है और वो हमने मेनली x इक्वल टू ज़ीरो स्टडी किया है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और अगर वो इरेगुलर हो जाए तो फिर क्या होगा, वो भी पार्ट हमने स्टडी नहीं किया। सो इसमें हमने दो चीज़ें कवर नहीं की। व्हेन द इंडिशियल इक्वेशन गिव्स कम्प्लेक्स रूट्स, we did not discuss that part because that is not part of our course. Second thing is कि when x equal to 0 is not a irregular singular point, is actually not regular, it is irregular, तो फिर हमारे पास भी हम ये मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं है, तो वो भी आपके पास हम डिस्कस नहीं किया इधर, बिकॉज दैट इज़ आल्सो नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। और दूसरा ये है कि आप इंडिशियल इक्वेशन में उसके रूट्स देख के उसका बता सकते हैं कि आपको एक सोल्यूशन मिलेगा या दो मिलेंगे, तो आप उसके कारस्पोंडिंग आप कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं लास्ट पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फ्रोबेनियस मेथड which ensures us at least one solution of a non-homogeneous second order homogeneous differential equations। इसका मेजर ड्रॉबैक किया कि ये सिर्फ होमोजीनियस के लिए ट्रू है, और इसमें हम जो है ना हमने अपनी स्टडी को नैरो करने के लिए सिर्फ सेकंड ऑर्डर पे अप्लाई किया, और फर्दर ये भी डिस्कस किया कि x इक्वल टू 0 ही देखा सिर्फ, क्योंकि x इक्वल टू 0 का करस्पोंडिंग कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। अगर कोई और रूट ऐसा आ रहा होगा, जिस तरह हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी जिसमें x इक्वल टू +2 जो है वो आ रहा था आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो उस केस में हम जो है ना इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत
इंक्रीज़ हो जाएंगी, कंप्यूटेशनल लोड बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ x=0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को देखा है फ्रोबेनियस मेथड से, और x=0 इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, या आपके पास इंडिशियल इक्वेशन अगर कम्प्लेक्स रूट देते तो उन केसेस को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज दोज आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। और सेकेंडली ये है कि हमने रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को सेकंड ऑर्डर पे, बिकॉज थर्ड ऑर्डर पे आपके पास अगेन कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो that was a preview of this lecture. If you have any questions you can ask, otherwise that is all from my side. Thank you very much. Allah Hafiz.